तो नेक्स्ट लेक्चर आज शुरू करता हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों से बात करूंगा एवरेज सिग्नल को लेके, और हमारे पास में पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल्स क्या होते हैं उनको लेकर बात करेंगे। दोनों का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर में, या फिर हम बात करें ईएमटी के अंदर में भी इसका यूज़ करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर सिग्नल है उसके पास में कितनी एनर्जी है और कितना उसके पास पे पावर है, और किस तरह से वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के पास में वो एनर्जी का ट्रांसफ़र किस तरह से हो रहा होता है। तो वो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सिग्नल है उसके पास में एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो बेस तैयार करने से पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा कुछ एरिया टर्म्स को लेके कि हमारे पास में जो सिग्नल है उसके एरिया को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हम बात करेंगे आज, और आज की जो क्लास रहेगी इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर आप टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे पास में। तो पहली टर्म आप लोग नोट कीजिएगा, जिसके अंदर में मैं बात करूँ आप लोगों से, एरिया बोल लो या फिर एवरेज वैल्यू आप लोग बोल के चल सकते हैं। एरिया बोल लो या फिर आप एक कॉमन टर्म यूज़ कर सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिग्नल। देखिए, जो हमारे पास में नॉर्मल एवरेज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे एक क्लास के अंदर में हमारे पास में मान लो 10 बच्चे हैं और अलग अलग उनके वेट है। किसी का हमारे पास में मान लो 50 की जो हमारे पास 50 है, किसी का 52 है, किसी का 49 है, किसी का 48 है। तो हम करते क्या हैं उसके अंदर में, सभी के जो हमारे पास में एज हैं या फिर जो उनके जो वेट हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, और जितने नंबर ऑफ हमारे पास में क्वांटिटीज़ है उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमें बेसिकली एक आइडिया मिल जाता है कि यार इसका जो पूरी क्लास का हम एक वैल्यू, अगर मैं कोई मेरे से पूछे कि भाई बताओ क्लास ए का एक एवरेज वैल्यू बता दो या एक ऐसी वैल्यू बता दो जिसके आसपास में उनके वेट्स रहें, तो आप एक जो यहाँ से रिजल्ट निकल के आया आप ये बताएंगे कि भी मेरे पास में इतना, आप बोलिए कि 50 मेरे पास में एक एवरेज वैल्यू है। दूसरी क्लास के अलग अलग बच्चे थे, उनके वेट को मेजर किया, तो वो पूरी क्लास का अगर मैं एक ऑन एन एवरेज लेके चलूँ कि उसके पास में कितनी वैल्यू रखता है, तो हम बोल देंगे कि 60 है उसके पास में। तो बेसिकली हमारे पास में एवरेज वैल्यू ये बताता है कि हमारे पास में बहुत बड़ा सिग्नल है, हम पूरे सिग्नल को कैलकुलेट नहीं कर सकते, पूरे सिग्नल की हम एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, पूरे सिग्नल के हमारे पास में कितना एरिया उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज़ करते हैं। आप ये बोल लो कि हम उस सिग्नल के एवरेज वैल्यू निकाल लें, या फिर आप बोल लो कि उसके अंडर में कितना एरिया कवर हो रहा है वो निकाल लेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा कि उस सिग्नल की लमसम कितनी एनर्जी हमारे पास में रहने वाली है उसके अगले स्टेप के ऊपर में। यानी कि आप ये समझो कि मुझे अगर एवरेज वैल्यू निकालनी आ गई है तो हम उससे हमारा एनर्जी बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक टर्म दिया कि एवरेज का मतलब होता है कि एक सिग्नल मेरे पास में बहुत बड़ा है, तो उसकी लमसम कितनी वैल्यू रखता होगा, कितनी एनर्जी अपने पास में रखता होगा, वो कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का एरिया आप निकालेंगे, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूँ कि मान लो मेरे पास में सिग्नल xt है, और इस xt सिग्नल की आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, या फिर पहले मैं बात करूं इसके एरिया को कैलकुलेट करना है, तो एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे। दो तरह के मेरे पास में सिग्नल्स रहेंगे। पहला मेरे पास में रहते हैं जिसको आप लोग जानते हैं पीरियोडिक सिग्नल के नाम से, और दूसरा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कौन सा भाई, नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो दो तरह के सिग्नल हो गए, और इनके बार बार मैं अब रिपीट नहीं करूंगा कि कौन सा सिग्नल को कैसे पहचाना जाता है। पीरियोडिक सिग्नल का मतलब है कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद में, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है, आप ये बोल लो कि फंडामेंटल टाइम पीरियड है, उसके बाद में वो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। तो उस पर्टिकुलर सिग्नल की आप जो एरिया है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि मान लो मेरा सिग्नल जो है वो टी नोट टाइम के ड्यूरेशन के अंदर में अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे ये मेरे पास में सिग्नल बनाया गया, ये मेरे पास में सिग्नल है, और ये यहाँ पर, यानी कि ये जो ड्यूरेशन है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, ये ड्यूरेशन मेरे पास में टी नोट है। तो ये सिग्नल अपने आप को टी नोट ड्यूरेशन के बाद में रिपीट कर रहा है। तो ये जो वैल्यू रहने वाली है, आप ये बोल सकते हो कि फंडामेंटल टाइम पीरियड के नाम से भी आप इसको जानेंगे। कहीं पर ही आपको टी खाली टी से भी रिप्रेजेंट करेगा, टी नोट से एक हमारे पास में विजुअलाइजेशन आ जाता है कि हाँ ये फंडामेंटल टाइम पीरियड, इसलिए टी नोट लगा देते हैं। नॉर्मल बहुत सारी बुक्स के अंदर में आपको टी भी ये मिलने वाला है। चलिए, कोई इशू नहीं इस चीज़ को लेके, आप ये रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके होते हैं। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब भी किसी की एवरेज वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करी जाती है, तो ये हम पूरे ड्यूरेशन के अंदर में करते हैं कि ये मेरे पास में माइनस टी नोट बाई जो हमारे पास में एक फंडामेंटल टाइम पीरियड दिया होता है, इसका हम हमेशा हाफ कर देंगे। यानी कि आप बोल दो कि टी नोट बाई 2 से लेकर और टी नोट बाई 2 मेरे पास में लेके चलना है। और ये हम बात करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में चलते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं नेगेटिव टर्म लगा दूंगा और यहाँ पर मेरे पास में पॉजिटिव रहने वाला है टी नोट बाई 2। और इसको हम एवरेज ले रहे हैं, तो एवरेज हम क्या करेंगे, इसके टाइम से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो मेरे पास में टाइम पीरियड था उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। और यहाँ पर मेरे पास में इसके अंदर में हम यूज़ करेंगे एक्स
टाउ। टाउ हमारे पास में कोई भी एक वेरिएबल आप यूज करके चल सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करे होंगे, तो ये मेरे पास में डी टाउ हो जाता है। यानी कुछ ही नहीं करना, जो भी सिग्नल होगा आपको उसके अंदर में टी जहां पर भी रिप्रेजेंट है वहां पर आपको टाउ रिप्रेजेंट कर देना। ये मेरे पास में जो सिंबल जहां पर मैंने सिंबल दिखाया है, ये टाउ का सिंबल आप लोग को दिखाया है, तो ये टाउ आपको रिप्रेजेंट उसके अंदर में रिप्लेस कर देना है और फिर उसके बाद में इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर में उसको पुट डाउन करेंगे। फिर डी टाउ के रिस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट करेंगे और जहां जहां पर मेरे पास में टाउ की वैल्यू आएंगी वहां पर आप लोग क्या करेंगे, इस टी नोट बाई टू अपर लिमिट और टी नोट बाई टू जो माइनस में है उसकी लिमिट पर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, उसकी लिमिट रख के उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। बाहर याद रखेंगे कि यहां पर क्या यूज करें हम, 1 बाई टी नोट आप लोग को यूज करके चलना होता है। ये किसके लिए यूज किया है, ये मैंने पीरियोडिक सिग्नल के लिए यूज किया। हो सकता है यहां पर मैथमेटिकल थोड़ा सा मैंने रिप्रेजेंटेशन किया, आपको समझ में नहीं आई होगी, कोई इश्यू नहीं आ रहा है तो भी, क्योंकि मैं इसको जब न्यूमेरिकल के साथ में सोल्व करूंगा अभी जस्ट, तो आपको और इजीली इसके बारे में समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर हम बात करें कि हमारे पास में नॉन पीरियोडिक सिग्नल, तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल का कोई भी हमारे पास में टाइम इंटरवल नहीं होता है। हम एक लेट अस सपोज कुछ मान के चल लेते हैं छोटे से हिस्से के लिए कि ये टी टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है। देखो टी नोट से मैंने रिप्रेजेंट किया जो मेरे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड है, या फिर आप बोलो कि पीरियोडिक सिग्नल है उसका टाइम पीरियड है। यहाँ नॉन पीरियोडिक सिग्नल है उसके लिए हम जनरली यूज करते हैं टी। आप कोई भी सिंबल अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग इसके जब भी एवरेज वैल्यू निकाली जाएगी तो ये सिग्नल जो है वो कहीं से लेकर मतलब इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से कहीं शुरू हुआ होगा और प्लस इन्फिनिटी की तरफ में मूव कर रहा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा सिग्नल जो है उसकी लिमिट कहीं ना कहीं अप्रोच कर रही है, कहाँ तक, वो लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी की तरफ में, यानी कि जो इसका टाइम पीरियड है वो इन्फिनिटी की तरफ में अप्रोच कर रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इस इन्फिनिटी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है हो सकता है कि भाई यहीं कहीं अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दे, और हो भी सकता है कि वो यहां ना करके किसी इनफाइनाइट टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट करे, हमें नहीं पता। लेकिन पीरियोडिक में हम इतने कंफर्म थे कि एक पर्टिकुलर फंडामेंटल टाइम पीरियड है जिसके बाद में अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने इसके बारे में अच्छे से समझा था पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में। तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल की कैसे हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी एवरेज वैल्यू बोल लो या इसका एरिया हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप यूज करेंगे, क्योंकि हमें टाइम जो है वो हमें लिमिट यूज करना है। टाइम जो मेरे पास में इन्फिनिटी की तरफ में अप्रोच कर रहा होता है, अंदर वो कहानियां वो रहेंगी मेरे पास में। टाइम आपको यूज करना है माइनस टी बाई टू से, यानी कि जो भी टाइम पीरियड आप यूज करके चल रहे हैं कि ये सिग्नल मेरे पास में टी टाइम के बाद में रिपीट कर रहा है, जो कि हमारे पास में टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ में, ठीक है। और यहां पर मेरे पास में प्लस टी बाई टू, और अंदर वो हमारे पास में क्या करेंगे, एक्स टाउ और डी टाउ के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब कुछ रह गया इसके अंदर में, बिल्कुल आप लोग समझ भी गए होंगे क्या चीज यहां पर रह गई है। जो यहाँ पर हमें 1 बाई टी नोट से जो उसका टाइम पीरियड मैंने बताया था ना कि मान लो मेरे पास में 10 बच्चे हैं, तो सबके में जो उनके वेट हैं, जो उनके मास हैं, उनको हम ऐड करते हैं और उस नंबर ऑफ क्वांटिटी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी क्या किया जाता है, टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं, 1 बाई टी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो दो इक्वेशन, दो फॉर्मूलाज मेरे पास में आ गए कि जब भी आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए किसका, पीरियोडिक सिग्नल का, तो आप जर्नली अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और नॉन पीरियोडिक सिग्नल का अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वहां पर आप ये यूज करके देखेंगे। बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हमें इन फॉर्मूलाज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें सिग्नल को देख के उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन को हम यहाँ पर अप्रोच करते हैं, कैसे आप इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए अब इसके अंदर में देखते हैं कि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ कि मेरे पास एक सिग्नल है जो कि रिपीट कर रहा है, अपने आप में एक पीरियोडिक सिग्नल है या नहीं है वो आप खुद पहचानेंगे। इसके अंदर में इनकी वैल्यू मेरे पास में कुछ इस तरह से चल रही है, ये मेरे पास में सिग्नल है और ये वैल्यू है टाइम इज इक्वल टू 0 के ऊपर में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 0 है, ये थोड़ा सा इसके अंदर में मैं मॉडिफाई करना चाहूँगा। बिल्कुल यहाँ पर मैं ये टाइम इज इक्वल टू 0 मैंने दे दिया, 0 टाइम है ये, और यहाँ से ये सिग्नल जो है वो यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से गया और ये टी नोट बाई 2 इस टाइम तक गया। फिर ये मेरे पास में अगली दोबारा से रिपीट कर रहा है ये सिग्नल, ये टाइम पीरियड है मेरे पास में टी नोट, फिर आगे ये अपने आप को मूव करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। पीछे मेरे पास में टाइम था, ये वैल्यू जो है टाइम की ये आप मान के चलोगे माइनस टी नोट बाई 2 है, ठीक है, और ये मेरे पास में माइनस टी नोट है, और इसी तरह से इस तरफ में अपने टाइम को ये इंक्रीज कर रहा होगा और इसी तरह से अपने पास में टाइम को इंक्रीज कर रहा होगा। अब मुझे ये क्या करना था, इसके अंदर में मुझे कैलकुलेट करनी थी क्या, इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहली चीज आपको दिमाग के अंदर में ये आना चाहिए, जब भी आपने फिगर देखा होगा तो क्या ये मेरे पास में पीरियोडिक सिग्नल है या नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। भाई देखो यहाँ पर ये अगर गैप यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो ये टी नोट बाई 2 है, बिल्कुल,
तो टी नोट 2 के बाद में पहली मान लो ये बीट मेरे पास में आ रही है, तो टी नोट टाइम के बाद में ये दूसरी बीट भी मेरे पास में आ रही है या दूसरा सिग्नल मेरे पास में आ रहा है। टी नोट टाइम के बाद में देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना रहा होगा, ये भी तो मेरे पास में टी नोट बाई 2 का गैप रहा है, तो ये भी मेरे पास क्या रहा यहाँ से और इसके बीच का भी तीसरी बीट जो मेरे पास में आई है वो भी टी नोट बाई 2 टाइम पीरियड के बाद में यहाँ पर आ रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि टोटल मेरे पास में जो इसका रिप्रेजेंट जो मेरे पास फंडामेंटल टाइम पीरियड रहने वाला है वो कहीं ना कहीं टी नोट बाई 2 रहेगा, यानी आप इसके अंदर में कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्नल जो रिपीट कर रहा है वो मेरे पास कहाँ कर रहा है, टी नोट 2 बाई 2 के बीच में ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस तरह का सिग्नल है ये मेरे पास में एक पीरियोडिक सिग्नल है। तो पीरियोडिक सिग्नल की आप एवरेज वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। एवरेज वैल्यू निकालने का बेस मैं इसलिए तैयार कर रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप इसकी एनर्जी को इजीली कैलकुलेट कर लें कि मेरे पास में सिग्नल एनर्जी सिग्नल है, पावर सिग्नल है, और है तो वो उनके पास में कितनी एनर्जी और कितनी उनके पास में पावर, वो कैलकुलेशन करने के लिए मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ तो ताकि आप एरिया उसका कैलकुलेट कर लो तो आप उसकी आगे की वैल्यूज भी इजीली कैलकुलेट कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए बात करता हूँ इसके क्वेश्चन को लेके। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये मेरे पास में माइनस टी नोट बाई 2 से लेकर और ये टी नोट बाई 2 तक ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। सिग्नल की वैल्यू मैंने एक्स टाउ रखी है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, हम इसके एम्पलीट्यूड को डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देंगे और मुझे ये डी टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और डिवाइडेड बाय, बिल्कुल आप लोग सही समझे होंगे, टी नोट, यानी कि जो मेरे पास में लिमिट ये मेरे पास में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर आप कर दोगे तो नीचे जो टर्म मेरे पास में मिलेगी वो टी नोट रहेगी। इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को दे दिया, डायरेक्टली उसके थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखो इसके अंदर में ये बेसिक टर्म मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे पास में एरिया को ही तो रिप्रेजेंट करता है। जब भाई किसी चीज को आप इंटीग्रेट कर देते हो, मान लो मेरे पास में एक कर्व है, इस कर्व को जैसे मेरे पास में ये एक छोटा सा ले लूँ मैं, तो इसके अंदर में अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो ये बेसिकली हमारे पास में करता क्या है, इसके अंदर के एरिया को ही कवर करता है। तो कोई भी इंटीग्रेशन होता है तो वो उसके एरिया को यहाँ पर कंसिडरेशन में लेकर चलता है। तो यहाँ पर अगर एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर यूज करना चाहूँ तो ये छोटा सा एरिया आप लोग देखो, ये वाला जो मैं जिसको व्हाइट कर रहा हूँ, इतने एरिया को देखो तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास में एक रेक्टेंगल का काम कर रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि भाई मैं इस माइनस टी नोट बाई 2 से और टी नोट बाई 2 तक अगर मैं चलूँ तो मेरे पास में केवल ये जो है ये एक रेक्टेंगल आ रहा है, यानी इसका एरिया मैं निकाल ले जाऊं तो मेरे पास में बेसिकली उसका एरिया आ गया, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल है ना। इसके बाद में फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट कर जाएगा, ये फिर यहाँ से लेकर फिर दोबारा रिपीट कर जाएगा। तो मैं क्यों ना इतनी रेक्टेंगल जो मेरे पास में है इसका एरिया कैलकुलेट कर लूँ। अगर मैं इतना एरिया कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझे इजीली यहाँ पर मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूंगा। तो आप ये कहो कि जो सिग्नल है उसका एरिया जो है एक्स टी ओवर टी नोट कहाँ तक बनेगा भाई, ये यहाँ से लेकर माइनस टी नोट बाई 2 से लेकर और टी नोट बाई 2 तक, यानी कि ये जो एरिया रहेगा ये टी नोट रहेगा भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी नोट बाई 2 माइनस ऑफ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा टी नोट बाई 2, ये माइनस है ना टाइम में। ठीक है, तो ये टोटल मेरे पास में क्या आ गया, टी नोट आ गया, यानी कि पूरा इस टी नोट ड्यूरेशन के अंदर में, यानी कि मैं जितना वाइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये जो एरिया है एक्चुअल में एरिया कर्व तो यही बनेगा जो मेरे पास में 0 से लेकर और टी नोट बाई 2 तक का रहेगा, क्योंकि बीच में तो क्या है यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये मेरे पास में जिसको मैं अभी यहाँ पर स्काई जो ब्लू कलर से कर रहा हूँ, यहाँ पर तो उसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके पास में वैल्यू है जिसको अभी स्काई ब्लू कलर से मैंने दोबारा से किया। यानी कि आप कहो कि एक्स टी के अंडर में जो मेरे पास में एरिया है जो टी नोट टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन में आया था उसको मैं टी नोट से यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये मेरे पास में रेक्टेंगल दिखा जिसका एम्पलीट्यूड मेरे पास में कितना था, ए नोट था, यहाँ पर मैं उसका नहीं लिखा, तो ये आप ए नोट रिप्रेजेंट कर लो भाई। और टाइम ड्यूरेशन इसका कितना है, टाइम ड्यूरेशन इसके पास में टी नोट बाई 2 मेरे पास में रहा है। तो क्योंकि उससे पहले तो मेरे पास वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 0 रही है, तो 0 इंटू में टी नोट बाई 2 से 0 तक का 0 और यहाँ 0 से टी नोट बाई 2 तक का एरिया मेरे पास में क्या आ गया, ए नोट, यानी उसका एम्पलीट्यूड। एक रेक्टेंगल का कैसे निकालते हो भाई आप लोग, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, ये तो कैलकुलेट करते हो। तो लेंथ मेरे पास में कितनी आ गई, टी नोट बाई 2 हो गया, और ब्रेड्थ यानी उसकी हाइट कितनी आ गई है, ए नोट आ गई है, तो ए नोट डिवाइडेड बाई टी नोट बाई 2 आप कर देंगे। और डिवाइड मेरे पास में कितना है, टी नोट है, तो टी नोट से मेरे पास में टी नोट की वैल्यू कैंसिल हो गई है। तो फाइनली आप लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा, ए नोट बाई 2 मेरे पास में रिजल्ट मिलेगा। यानी कि आपको सिग्नल को देख के पहचानना होगा कि कैसे आपको उसकी अप्रोच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला चीज इसके अंदर में आपने ये पहचाना कि मेरे पास में सिग्नल पीरियोडिक है या फिर मेरे पास में नॉन पीरियोडिक है। तो देखते हैं आपको समझ में आएगा कि मेरे पास में ये पीरियोडिक सिग्नल है, और पीरियोडिक सिग्नल है तो किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर है ये। तो टाइम ड्यूरेशन आपको फाइंड हुआ कि माइनस टी नोट बाई 2 से लेके ये टी नोट बाई 2 तक मेरे पास में अपने आप को रिपीट कर रहा है, इस ड्यूरेशन के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है। आप जैसा भी चाहो आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, यहाँ तक
या फिर आप लोग चाहो तो सॉरी यहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी ड्यूरेशन लेंगे हमेशा ड्यूरेशन आपका ये आएगा T0/2 जो हमारे पास में माइनस है और T0/2 यानी कि टोटल मेरे पास में T0 का ड्यूरेशन आप लोग को निकल के आएगा। ठीक है, तो आप कैसे भी इसको कैलकुलेशन करेंगे, बेसिक आपको इसका एरिया निकालना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत खूबसूरत क्वेश्चन रहेगा ये, जिसके अंदर में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक ट्रायंगुलर सिग्नल है मेरे पास में, ये ट्रायंगुलर सिग्नल यहाँ से चला, फिर थोड़ा सा गैप आता है इसके अंदर में, ये यहाँ पर आया, फिर थोड़ा सा गैप आता है, ये यहाँ पर आया। अब इसके अंदर में करना क्या है आप लोगों को, ये टाइम ड्यूरेशन मैंने दे दिया T0, ये मैंने दे दिया -T0/2 हो गया ये यहाँ पर, और ये 0 हो गया है, ये मेरे पास में T0/2 हो गया है, अगेन ये मेरे पास में T0, और इसी तरह से हमारे पास में सिग्नल की वैल्यू कुछ इस तरह से इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि हमारे पास में एम्पलीट्यूड जो है वो गिवन है, जिसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कि मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, ये मेरे पास में A0 आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में गिवन होगी, मैं यहाँ पर आपको A0 वैल्यू यहाँ पर गिवन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानना है इसको कि मेरे पास में पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक सिग्नल है ये। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर और ये पॉइंट तक मेरे पास में ये जो सिग्नल है, ये एक सिग्नल मान सकता हूँ जिसकी वैल्यू T0 से -T0/2 तक कुछ वैल्यू है मेरे पास में, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम उसका A0 है, फिर कम होता होता 0 आया और इस पॉइंट पर आकर वो 0 हो गया और कॉन्स्टेंटली यहाँ पर 0 चला है। यानी कि आप ये कहो कि ये सिग्नल जो है, ये वाला सिग्नल देखो, ये जो लूप मैं बना रहा हूँ ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। कब? इस ड्यूरेशन के अंदर में, जिसको अभी मैं रेड से रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेके और ये ड्यूरेशन के अंदर में अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक उसी तरह से आगे भी अपने आप को रिपीट करता चला जाएगा। तो आपने समझा कि यार ये तो मेरे पास में पीरियोडिक सिग्नल है, और पीरियोडिक सिग्नल के अंदर में मुझे एरिया निकालना बड़ी खूबसूरत तरीके से आता है कि मैं जो भी मेरे पास में कर्व बनी हुई है, तो एक किसी भी सिग्नल को आप पकड़ लो जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। मैंने सिग्नल को पकड़ लिया भाई, ये मेरे पास में जो चल रहा है इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, या फिर आप इतने एरिया को ले लो, यहाँ से यहाँ तक का जो भी आपको सुटेबल लगे वो एरिया यहाँ पर इसको कवर कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि इस एरिया के अंदर में जो लूप मैंने बनाया है, ये लूप बनाया है या फिर ये लूप मैंने बनाया है, तो इसके अंदर में एरिया कितना आता है। तो इसका एरिया निकालने का तरीका आपको बिल्कुल अच्छे से आता होगा कि एरिया ओवर T0, क्योंकि T0 ही मेरे पास में फंडामेंटल टाइम पीरियड है, डिवाइडेड बाय T0 आप कर देंगे तो एरिया यहाँ से क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने आप में ये क्या होगी, एक ट्रायंगल हो गई है, और ट्रायंगल के अंदर में ये इसका अगर हमारे पास में परपेंडिकुलर है तो इसका एरिया भी आप लोगों को निकालना आता होगा कि मैं इसका हाफ, अच्छे से समझना इसको, परपेंडिकुलर इनटू बेस ये कर दूं तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का मेरे पास में एरिया निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर एरिया के लिए इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, A0 यानी उसका एम्पलीट्यूड हो गया। बेस मेरे पास में क्या हो गया, बेस उसका T0 हो गया, जो सॉरी T0/2 हो गया, क्योंकि इस ड्यूरेशन के अंदर में तो है, इसके अंदर में जो वैल्यू है, बाकी टाइम तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इतने टाइम ड्यूरेशन को ही मुझे निकालना पड़ेगा। तो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, जो एरिया निकल के आएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर कितना बना, A0। बेस मेरे पास में कितना हो गया, T0/2 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, T0 क्यों, क्योंकि हमें एवरेज निकालने का तरीका पता है कि एवरेज डिवाइडेड बाय मेरे पास सॉरी जो उसका एरिया है डिवाइडेड बाय T0 आप लोगों को कर देना है, तो उसका टोटल एवरेज वैल्यू निकल कर मेरे पास में आ जाता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो T0 से आपके पास में T0 कैंसिल हो गया, और फाइनली आपको मिलेगा कि इस सिग्नल की वैल्यू मेरे पास में ऑन एवरेज, अगर मैं ये भी कह लूँ कि एक सिग्नल पर्टिकुलर सिग्नल A04 अपनी एवरेज वैल्यू रखता है, और मैं ये सिग्नल जो आप लोगों को यहाँ पर मैंने फिगर के अंदर में दिखाया, जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में दिखाया, इसकी वैल्यू लूँ और वो दो सिग्नल्स के अलग अलग मेजरमेंट करूँ, तो आप पाएंगे कि इस सिग्नल की भी एरिया जो मेरे पास में A04 है और इस सिग्नल का भी मेरे पास में A04 है। ठीक है, तो ये आप इसके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे और मेरे को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग इसके अंदर में डालेंगे, और इस सिग्नल कुछ इस तरह का है। ये मैंने दिया सिग्नल आपको कि ये सिग्नल चला यहाँ पर, ये चला यहाँ पर, ये चला सिग्नल यहाँ पर, और ये मेरे पास में 4 मैं इसके बॉक्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर में और ट्विस्ट डालते हैं, और ट्विस्ट कुछ इस तरह का है कि ये सिग्नल यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर नेगेटिव में है, एक हिंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव में है, फिर ये सिग्नल यहाँ पर ऐसे है, फिर ये सिग्नल यहाँ पर ऐसे है, ये नीचे जा रहा है। ठीक है ना, ये लगभग इक्वल वैल्यू, मैं इक्वल वैल्यू आप लोगों को दे दूंगा, सभी का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, थोड़ा सा बनाने में यहाँ पर हो रहा था ये। चलिए, ये मेरे पास में सिग्नल है ये, और इसी तरह से ये भी मेरे पास आगे की तरफ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सिग्नल है जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास में -2 है। ये थ्रू आउट आप इसकी वैल्यू नीचे की साइड में भाई -2 मान लेना। ठीक है, थोड़ा सा ये बनाने के अंदर में आइए, बाकी आप लोग
समझदार हैं, इतना तो समझ गए होंगे कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये ऊपर वाला जो सिग्नल है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मेरे पास में कितना है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 4, ये 4 मेरे पास में हो गया। और नीचे वाले जो हमारे पास में ट्रायंगुलर बनी है इसका -2 बना हुआ है। और जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मैं आप लोगों को दे देता हूँ, एक छोटा सा हिंट भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। यहाँ से चला ये -T0 से, ये आ गया -T0/2 आ गया मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास में 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये यहाँ पर आप लोग मानो कि ये यहाँ पर 0 वैल्यू है। फिर सॉरी, इसका टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, टाइम मेरे पास में 0 हो गया। फिर यहाँ पर T0/2 आ गया, फिर यहाँ पर आपका T0 आ गया, और इसी तरह से ये अपने आप को कंटिन्यू करना है। तो मुझे यहाँ पर आप लोग को ये बताना है कि इसका एरिया क्या रहने वाला है, यानी कि टोटल एरिया आप लोगों को कैलकुलेट इसका करके बताना है। इस पर्टिकुलर सिग्नल का आप लोगों को एरिया कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में ज़रूर बताएंगे। और जब तक आप लोग नहीं बताएंगे आगे का लेक्चर भी मैं अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग बड़े लीनियंट हो रखे हैं इस टाइम पे। एग्ज़ाम आप लोग के दिमाग में ये है कि यार काफ़ी लेट है भाई। जब आखिर में जब एग्ज़ाम आएगा ना बहुत पास, जब डेट आपकी अनाउंस हो जाएगी तो आपके हाथ पैर फूलने शुरू हो जाएंगे कि मैं क्या पढूं क्या छोड़ूं। तो आप जो भी आप लोगों को लेक्चर करवाए जा रहे हैं ना, उसी के साथ में अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, तो बड़ा ही आप लोगों को हेल्पफुल रहने वाला है। आपने ये सोचा कि भाई मैंने पढ़ लिया, 10 दिन के बाद में दोबारा से मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, नहीं हो पाएगा भाई। आपको फिर दोबारा से इस लेक्चर को देखना पड़ेगा, फिर आप लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा जब आप अपना लेक्चर देख रहे हैं तो उसी टाइम पे उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ लेते हैं। हमारे पास में जो मेन मुझे आप लोगों को लेके चलना था, जिस फील्ड तक लेके चलना था, इसका एरिया मैं भाई बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मैं बता दूँगा। आप कोशिश कीजिएगा कि इस लेक्चर जब ख़त्म हो जाए तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दें भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट की तरफ में हम बढ़ते हैं। तो अभी तक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा एरिया को लेके। मेरे पास में पीरियोडिक सिग्नल है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, और बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे पास में बनते हैं जिस कंसेप्ट को लेके, वो हम बात करेंगे एनर्जी और पावर सिग्नल को लेके। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सा मेरे पास में पावर सिग्नल है और कौन सा एनर्जी सिग्नल है। क्या कंसेप्ट रहेगा, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों चीज़ों को हम देखते हुए चलते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से जो मेरे पास में रहने वाला एनर्जी सिग्नल को लेके। दूसरा मैं बात करूंगा आप लोगों से पावर को लेके। पहले एनर्जी के अंदर में कैसे कैलकुलेशंस की जाती हैं वो आप मैथमेटिकली इसको अच्छे से समझें। तो जो भी मेरे पास में सिग्नल होगा, अगर मान लो मेरे पास में सिग्नल xt है, xt से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसकी मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप इसके अंदर में करेंगे इंटीग्रेट, कहाँ से लेकर -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसके अंदर में xt यानी जो मेरे पास में सिग्नल है उसका यहाँ पर आप मॉडुलस लेंगे और इसका आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यानी कि जो भी मेरे पास में सिग्नल बनेगा उसका आप लोगों को स्क्वायर यहाँ पर कर देना है, और इंटीग्रेट करना आपको dt टाइम, यानी कि जो आपके पास में ये मेरे पास में t जो फंक्शन रहेगा उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको इसको इंटीग्रेट करना रहेगा, ठीक है। तो ये आपको एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका आना चाहिए, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ई से। आप लोग एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे जो भी आपके पास में सिग्नल गिवन होगा, ठीक है। दूसरा मैं बात करूंगा कि पावर को लेके, तो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। देखो मैथमेटिकली मैंने बोला कि आप लोगों को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम आप लोगों को जरूरत पड़ती है उसके ग्राफिकल एनालिसिस से आप लोग इजीली क्वेश्चंस को कर लेते हैं। लेकिन मैथमेटिकल आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर लें कि सिग्नल मेरे पास में एक पीरियोडिक सिग्नल की तरह काम करेगा, मेरे पास में एक एनर्जी सिग्नल की तरह काम करेगा, या फिर पावर सिग्नल की तरह काम करेगा, जब हम उसके मैथमेटिकल अप्रोच को भी अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए पावर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं P से, ओके। और इसको हम इंटीग्रेट, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, क्योंकि जो भी पावर सिग्नल होंगे नॉर्मली मेरे पास में वो लिमिट जो रहेगी मेरे पास में T0 को हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये इन्फिनिटी की तरफ में मेरे पास में अप्रोच कर रहा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल को बेसिकली हम यहाँ पर ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि जनरली मैंने बात करी थी कि जो इन्फिनिटी है होता है हमारे पास में, जब हम टाइम को इन्फिनिटी की तरफ में अप्रोच करवा रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे पास में नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, यानी कि इनफाइनाइट टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे को क्या देंगे, पावर सिग्नल्स के रूप में आप उनको जानते हैं। जितने भी मेरे पास में पीरियोडिक सिग्नल्स होंगे वो कहीं ना कहीं मेरे पास में लगभग आप ये मानो कि एनर्जी सिग्नल के रूप में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशंस का बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करते हैं। तो हम ये छोटा सा कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ पर। चलिए
अब देखो, इसको हम कैलकुलेट करने का मेरे पास में दो तरीके होंगे। मेरे पास में अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो हम कैसे उसकी पावर को कैलकुलेट करेंगे, और नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो वहां पर हम उसकी पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि जब भी मेरे पास में इन्फिनिटी को अप्रोच करवाऊंगा तो मैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल के रूप में बात कर रहा हूँ, और टाइम मेरे पास में जब एक फाइनाइट वैल्यू होगा कि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वहां पर हम बात करते हैं उसके पीरियोडिक सिग्नल को लेके। चलिए अब देखो, इसके अंदर में पीरियोडिक सिग्नल की आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आपको पावर मिलेगी 1/T0, जैसा हमने एरिया के अंदर में कैलकुलेट किया था उसके टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, और ये मेरे पास में जिस भी ड्यूरेशन के अंदर में अपने आप को रिपीट कर रहा है -T0/2 से लेकर +T0/2, और यहाँ पर जो सिग्नल होगा वो मेरे पास में xt, और इसका आप लोग मॉडुलस का जो स्क्वायर लेंगे और dt के रिस्पेक्ट में आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि ये जो कैलकुलेशन आपके पास में निकल के आएगी, इस कैलकुलेशन को आप यूज़ करेंगे किस सिग्नल के लिए, जो मेरे पास में पीरियोडिक सिग्नल होंगे। तो पीरियोडिक सिग्नल के लिए आप इस कैलकुलेशन को यूज़ कर लेंगे। अब मान लो मेरे पास में नॉन पीरियोडिक सिग्नल हुआ, तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल तो वहाँ पर कुछ नहीं, आपको टाइम कहाँ पर अप्रोच करवाना है, जो मेरे पास में इन्फिनिटी की तरफ में अप्रोच करवा दोगे तो वहाँ पर आप लोग जर्नली हमारे पास में पावर सिग्नल के रूप में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर आप लोग को एनर्जी सिग्नल ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर आप लोगों को उसकी कैलकुलेशन करने के बाद में ये फाइंड करना पड़ेगा कि हमारे पास में एनर्जी जो फाइनाइट है, जीरो या क्या वैल्यू आ रही है, उसके बाद में हम ट्रीट करते हैं कि मेरे पास में उसकी कितनी पावर रहने वाली है। उसको पहचानना बहुत ज़रूरी होगा, उसके ऊपर में हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में टाइम जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू -T0/2 से लेकर ये मेरे पास में चलेगा T0/2 तक चलेगा, प्लस और यहाँ पर सिग्नल जो मेरे पास में xt, इस पूरे का मॉडुलस और स्क्वायर इनटू में dt। यानी कि आप यहाँ से यूज़ करके क्या कर लेंगे, उसके पावर को कैलकुलेट कर लेंगे जो मेरे पास में नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा, और यहाँ से इसका यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका यूज़ करते हुए मेरे पास में जो भी पीरियोडिक सिग्नल होगी उनकी कैलकुलेशन आप इजीली यहाँ पर कर ले जाएंगे। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं एनर्जी का, पावर का, पावर जब मेरे पास में पीरियोडिक सिग्नल है, पावर जब मेरे पास में सिग्नल नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, तो इन दोनों की कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, और कुछ यहाँ पर मैं पॉइंट्स आप लोग को बता देता हूँ इसके अंदर में कि जब भी मेरे पास में कोई एनर्जी सिग्नल होगा तो एनर्जी सिग्नल होने के लिए की पॉइंट है, आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोगों से पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर में कि ये बताओ कि सिग्नल मेरे पास में पावर सिग्नल है या फिर मेरे पास में एनर्जी सिग्नल है। तो आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भाई एनर्जी सिग्नल आप कब कहोगे, जब वो कोई ना कोई अपने आप में क्या रखता होगा, एक फाइनाइट वैल्यू रखता होगा। और देखो हमें ये कैलकुलेशन करके देखनी पड़ती है। अगर वो उसके पास में एक फाइनाइट वैल्यू है तो आप कहोगे एनर्जी उसके पास में क्या होगी, अगर एनर्जी की वैल्यू मेरे पास फाइनाइट वैल्यू है तो आप कहोगे कि वो एनर्जी सिग्नल है। लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकते, आपको एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी। उसी पर्टिकुलर सिग्नल को आप उसकी पावर भी कैलकुलेट करके देखेंगे, यानी कि यहाँ पर आप उसकी पावर को भी कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर इसकी पावर मेरे पास में 0 आ जाती है तो आप कहेंगे कि मेरे पास में जो सिग्नल आया है वो अपने आप में एक एनर्जी सिग्नल है। यानी कि एक की पॉइंट आप लोग यूज़ कर ले, एक थंब रूल आप यूज़ कर सकते हैं कि जो भी मेरे पास में एनर्जी सिग्नल होंगे उनकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। यानी कि कोई ना कोई मेरे पास में क्या रहेगी, फाइनाइट वैल्यू मेरे पास में रहने वाली है। अगर फाइनाइट वैल्यू है और साथ के साथ यहाँ पर पावर की वैल्यू मेरे पास में 0 होनी चाहिए, तब आप ये बोल सकते हो कि ये जो सिग्नल है अपने आप में क्या कहलाएगा, ये कहलाता है मेरे पास में एनर्जी सिग्नल। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जाता है आपके क्वेश्चंस के अंदर में, डायरेक्ट भी इसके तरीके बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये पॉइंट आप गांठ मान लो कि जो भी मेरे पास में एनर्जी सिग्नल होंगे उनकी वैल्यू मेरे पास में एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट होगी और पावर की वैल्यू 0 होगी। इस पॉइंट पर मैं जोर डाल रहा हूं कि पावर की वैल्यू वहां पर क्या होगी, 0 होगी, तो वो मेरे पास में एनर्जी सिग्नल के रूप में कहलाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर मैं रिपीट ये बताना चाहूँगा कि जितने भी मेरे पास में एनर्जी सिग्नल आएंगे, जैसे आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे उसके अंदर में, तो वो इजीली क्या होंगे हमारे पास में इंटीग्रेटेबल होंगे। यानी कि आप लोग ये कहो कि आप उसका क्या निकाल सकते हो, उसका एरिया निकाल सकते हो। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में उसके एरिया को कैलकुलेट करने, उस पर्टिकुलर सिग्नल को मान लो xt है मेरे पास में, उसको dt के रिस्पेक्ट में अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो ये अपने आप में क्या देगा, मेरे को एक फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, ये हमारे पास में ये बोल दो कि लेस देन इन्फिनिटी देगा, यानी कि कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, कोई फाइनाइट वैल्यू मेरे को प्रोवाइड करेगा, तो भी आप कहोगे कि ये मेरे पास में क्या हो गया कि एनर्जी सिग्नल के रूप में काम करेगा। यानी दो कंक्लूजन यहाँ से आप निकाल सकते हो
कि एक सिग्नल को हम एनर्जी सिग्नल तब कहते हैं जब उसकी वैल्यू मेरे पास में एनर्जी की जीरो हो, और सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो हो, और पावर मेरे पास में उसकी जीरो निकल के आए। दोनों कैलकुलेशन करके देखेंगे। दूसरा, जो भी एनर्जी सिग्नल होंगे वो अपने आप एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर में क्या होते हैं, इंटीग्रेबल होते हैं। ये उनकी दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। चलिए और अच्छे से बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में। पहला न्यूमेरिकल मेरे पास में निकल के आ रहा है जिसके अंदर में मुझे बोला गया है कि मेरे पास एक सिग्नल है जो कि रेंज है जिसकी 0 से 2 तक, 0 से 2 इसका टाइम मेरे को दे दिया गया है, और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो मेरे पास में 4 है, और इस सिग्नल को हम xt से जर्नली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। xt सिग्नल मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो मुझे ये बोला गया है कि भाई इसकी मुझे एनर्जी फाइंड आउट करके दिखाओ, फाइंड द एनर्जी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग को, जो एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को अभी मैंने बताया था कि एनर्जी कैलकुलेट करते हैं आप इसके अंदर में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, और ये मेरे पास में xt और इसका होल मेरे पास में स्क्वायर और dt। देखो इसके अंदर में क्या था कि मेरे पास में सिग्नल जो है वो एक जो सिग्नल यहाँ पर दिया गया है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए दिया गया है। तो मेरे लिए इसकी जो हम पिछली कैलकुलेशंस कर रहे थे उसके अंदर में हम लिमिट जो इसके अंदर पुट डाउन कर रहे थे -t0/2 से लेकर t0/2 तक हम जा रहे थे। तो यहाँ पर मेरे पास में अगर सिग्नल 0 से 2 तक गया हुआ है, एक फाइनाइट वैल्यू के अंदर में दिया गया है, एक फिक्स सिग्नल मेरे को दिया गया है, तो मुझे यहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी लिमिट को हम रखेंगे। लिमिट सिग्नल कहाँ से कहाँ तक गया है, ये सिग्नल मेरे पास में 0 से लेकर और 2 तक गया है, तो 0 से लेकर 2 तक की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। और उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में सिग्नल मेरे पास में क्या था, xt था। तो xt की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पर हमारे पास में उसके एम्पलीट्यूड से मतलब होता है, तो यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड है 4, यहाँ पर 4 हो गया, और इस पूरे का मेरे पास में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और ये मेरे पास में dt बन गया, ठीक है। अब इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो ये क्या बनेगा मेरे पास में 0 2, और ये अंदर क्या बन गया मेरे पास में 16 dt। और जब इसके इंटीग्रेट करेंगे आप लोग तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आता होगा कि इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास में 16 जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में कॉन्स्टेंट है, और अंदर जो बचेगा वो मेरे पास में इसकी लिमिट जो लगेंगी वो लिमिट लगेगी 0 से 2 तक, और इंटरनली ये बन जाएगा अपने आप में क्या t। अब इसकी वैल्यू आप लोग पुट कीजिए 16 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट मेरे पास में 0, यानी कि टोटल इसकी जो एनर्जी मेरे पास में निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 32 निकल कर यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसकी एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप लोग को तरीका समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में केवल और केवल ये पूछा गया था कि ये इसकी एनर्जी आपको बतानी है, तो एनर्जी कैलकुलेट आप लोगों ने कर ली। मैं अभी बहुत सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करूँगा, छोटी छोटी कड़ियाँ हैं उनको एक एक करके क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पहला जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया बिल्कुल बेसिक लेवल का करवाया, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई एक सिग्नल है उसका आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्टली उस फॉर्मूले के अंदर में रखा है। xt का मतलब ही यही होता है। पिछली क्लासेस के अंदर में मैंने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है कि xt का मतलब उसके एम्पलीट्यूड, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर में, उस पर्टिकुलर टाइम मान लो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जो भी मेरे को दी गई है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसके एम्पलीट्यूड से हमें मतलब होता है। तो ये एम्पलीट्यूड आप लोग उसका रखेंगे। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर हमने कितना रखा, यहाँ पर मेरे पास में 4 आ रहा था, तो 4 यहाँ पर हमने रख दिया, और बाकी की कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद भी सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें मैं सेम वही चीज़ आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि मुझे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पर आपने ये किया, और ये मेरे पास में सिग्नल, ये भाई स्क्वायर वेव ही है, आप लोग थोड़ा सा इसको मेंटेन करके चलेंगे इसके अंदर में ना। यहाँ पर थोड़ा बनाने में मेरे से प्रॉब्लम हो रही है, ये कोई इशू नहीं, आगे से इसको कोशिश करेंगे सीधा बनाने की। ये मेरे पास में -1 है, 0 है, और ये टाइम मेरे पास में 1 है, और ये मेरे पास में टाइम 2 है, ओके। और ये इसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, नीचे मेरे पास में -2 है, और ऊपर जो इसका एम्पलीट्यूड जो मैं यहाँ पर येलो से इसको आंसर कर रहा हूँ, ये एम्पलीट्यूड यानी कि ये जो वैल्यू है -2 है, और ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, इसकी वैल्यू मेरे पास में +2 है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को कैलकुलेट करने के बोला है कि इसकी एनर्जी आप लोग फाइंड आउट करके दिखाओ, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं इसको सोल्व करने के। मैं एक छोटा सा तरीका आप लोग को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे एक एनर्जी सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल के अंदर में करना क्या होता है। एनर्जी सिग्नल के अंदर में पहली टर्म तो मुझे ये करना होता है कि जो मेरे पास में सिग्नल है इसका मॉडुलस मैंने ले लिया, और मॉडुलस करने के बाद में इसको क्या कर देता हूँ मैं, 2 से इसका स्क्वायर ले लेता हूँ जनरली, ठीक है। तो अब यहाँ पर छोटा सा एक याद रखना, अपने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से इसको समझा भी था कि भाई कोई भी मेरे पास में अगर ये टर्म मेरे पास में नेगेटिव में है, मॉडुलस का ये एक मतलब होता है कि अगर आप इसके अंदर में कोई नेगेटिव टर्म रख रहे हैं तो ये अपने आप में बाहर क्या देगा, मुझे एक पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दे रहा है होता है। तो इसके अंदर में जो एरिया है यहाँ पर, इसके अंडर में जो एरिया यहाँ पर गिवन है, इसके अंडर में एरिया है, अगर मैं इसका पहले ये करूँ कि मॉडुलस ले लूँ तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास में अपर साइड में चला जाएगा,
और फिर उसका मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर उसका स्क्वायर करना है। तो यहीं मेरे पास में कुछ ये ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा कि ये पूरा टाइम में यानी कि -1 से लेकर और ये 2 तक अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो -1 से लेकर और ये 2 तक इसकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, जो इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ हैं वो सारी मेरे पास में क्या बन जाएंगी, वो 2 बन जाएगी। ये मेरे पास में 2 बन गया है इसका एम्पलीट्यूड, यानी कि भाई जो नेगेटिव में मेरे पास में नीचे था तो मैं उसका क्या कर रहा हूँ, पहला टाइम तो यही करते हैं ना, मॉडुलस लेते हैं, बाद में इंटीग्रेशन हमारा कोई अलग कंसेप्ट है उसके अंदर में। तो मॉडुलस तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि मॉडुलस का मतलब है कि जो भी वैल्यूज मेरे पास में नेगेटिव में है, जो मेरे पास में -2 था, जब मैं उसका मॉडुलस लूंगा तो ये कहीं ना कहीं ऊपर जाके अपने आप में क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो वही मैंने किया है कि इसका थ्रू आउट मैंने -1 से जो ड्यूरेशन था और जो 2 तक उस पूरे को मैंने कैलकुलेट किया, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी -1 से लेकर 2 तक का। तो इसके अंदर में एरिया आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया कैलकुलेट करने का तरीका आपको अच्छे से पता है कि इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास में क्या हो जाएगा। अब एम्पलीट्यूड में मेरे को सेकंड टर्म क्या करनी है, इसके एम्पलीट्यूड को स्क्वायर कर देना है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ऑलरेडी मेरे पास में 2 था, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी भाई, ये वैल्यू इसकी बन जाएगी मेरे पास में 4। इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास में 4 हो गया। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया और रेक्टेंगल का एरिया आप लोग को निकालना आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है ना मेरे को, फाइनली भी ये करना पड़ेगा xt का स्क्वायर और ये dt, और यहाँ पर जो भी मेरे पास में टाइम है यानी कि -1 से लेकर मुझे 2 तक इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करना होगा, मैंने पहली टर्म इसको कर लिया जो इस ग्राफ में आप लोगों को दिखा कि मैंने उसको पॉजिटिव बनाया, फिर मैंने उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने से इसका एम्पलीट्यूड जो था 4 हो गया। अब 4 होने के बाद में ये जो इंटीग्रेट करते हैं ना, ये जो बाहर लगा रखा है भाई कुछ इस तरह का हम जो लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंडर में एरिया, या तो आप इनकी लिमिट रख रख के देखो या फिर डायरेक्टली, अगर आप लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि ये अपने आप एक रेक्टेंगल बन गई है, और रेक्टेंगल बन गई है तो इसके एरिया मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूँ। क्यों भाई मैथमेटिकल के चक्कर में पढ़ूँ मैं कि पहले इसका मैथमेटिकली इक्वेशन बनाऊँ। तो डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई है, मतलब आप उसकी विड्थ बोलो, और 3 इसकी क्या हो गई है, -1 से लेकर 2 तक, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल 2 -1, तो टोटल मेरे पास में 3 है, यानी कि 4 × 3 टोटल मेरे पास में कितना हो गया 12। यानी इसका जो मेरे पास में एनर्जी आएगी वो एनर्जी कितनी आई है, मेरे पास में 12 जूल आ गई। यानी इस पर्टिकुलर सिग्नल के पास में 12 जूल एनर्जी है। और एनर्जी होती क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि ये सिग्नल कोई ना कोई काम करवा सकता है। यानी कि मुझे अगर मैं इस सिग्नल को कहीं भेज रहा हूं तो अपने आप में ये इतनी कैपेसिटी रखता है कि कोई काम करवा दे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई हेलो बोला तो हेलो कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहा है ना, तो वो अपने आप में एक सिग्नल है, वो भी अपने आप उसके पास ना कुछ एनर्जी है जो कि कोई काम करवा रहा है। यानी कि आपके कानों के अंदर में जो ईयर ड्रम्स है वहां तक एनर्जी दे रहा है, तो एनर्जी जा रही है ना, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, उस सिग्नल के अंदर में, और उस सिग्नल के अंदर में एनर्जी है तभी तो आपके ईयर ड्रम के अंदर में जाके वो कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर रहा है जो कि आपके ब्रेन तक पहुंच रहे हैं। जनरल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सिग्नल जब मैं सिस्टम पे बात करूंगा तो वहां पर आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं, उनके ऊपर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये जो एनर्जी यहाँ से निकल के है, यानी कि 12 जूल एनर्जी यहाँ पर निकली है, इसके पास में कोई ना कोई कैपेसिटी है कि ये कैपेबिलिटी है कि ये अपने आप में कोई काम करवा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके एनर्जी सिग्नल और मेरे के कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका एडवांस रूप लेके चल रहा हूँ और इसके अंदर में मैं बात करूँगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दिया क्वेश्चन आपको, ये एक रैंप सिग्नल मैंने दे दिया है, कुछ इस तरह का यहाँ पर दिया गया है, और इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है ये वाला, ये मैंने दे दिया भाई आपको 2, और ये टाइम है 0 से लेकर 1 तक का, ये आपको 0 से 1 तक का टाइम मैंने दे दिया। ठीक है, फिक्स सिग्नल है, ये नहीं कि मैं कंटिन्यूस सिग्नल की बात कर रहा हूँ या पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल की बात कर रहा हूँ। बस इतना ड्यूरेशन मेरे को क्वेश्चन के अंदर में गिवन था, मुझे इतने में ही इसकी एनर्जी को फाइंड करना है। एक छोटा सा सिग्नल मेरे को दिया गया था, तो कोई इशू नहीं है। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि भाई मुझे क्या करना होता है जब भी एनर्जी निकालनी होती है। तो xt सिग्नल लिया, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो इस फिगर को देख के कि xt सिग्नल बन क्या रहा है। तो xt सिग्नल कहीं ना कहीं ये मेरे पास में एक रैंप सिग्नल बन रहा है। भाई अगर मैं इसके अंदर में 1 की वैल्यू रखूँ तो 1 मिलेगा, 2 की वैल्यू रखूँ तो 2 मिलेगा, 3 की वैल्यू रखूँ तो 3 मिलेगा, 4 की वैल्यू रखूँ तो 4 मिलेगा। यानी कि xt जो मैंने टाइम के अंदर में रखा वही मुझे क्या मिल रहा है, उसका आउटपुट मिल रहा है। जो टाइम की वैल्यू 1 रखी तो ये भी मुझे 1 मिलेगा, 2 रखी तो भी ये मुझे 2 मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रैंप सिग्नल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं t से। अब इसका एम्पलीट्यूड कहाँ तक जा रहा है, इसका एम्पलीट्यूड मेरे पास में 2 तक जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम उसका जो मेरे पास एम्पलीट्यूड रहेगा 2 रहेगा। तो आप लोग इसके सिग्नल को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये मेरे पास में 2t सिग्नल हो गया। यानी कि xt की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली, 2t मेरे पास में हो गया।
तो xt दैट विल बी इक्वल टू 2t। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है, इसका स्क्वायर करना होता है, तो xt का आप मॉडुलस लेंगे, जो भी अगर नेगेटिव आता है तो आप उसका पॉजिटिव कर लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद में क्या बच गया, 4t स्क्वायर बच गया आपके पास में। ओके, और इसकी लिमिट मेरे पास में कहाँ से कहाँ तक, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तीसरी चीज़ मुझे क्या करनी होती है, इंटीग्रेट करना होता है, यानी कि आप लोग इसके अंदर में इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, क्योंकि मेरे पास में जो वैल्यू थी 0 था इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट मेरे पास में 1 है, अरे 0 से 1 तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये वैल्यू आप लोग जब फाइंड आउट करेंगे, और xt की जगह पे क्या रख दूंगा भाई, 4t रख दूंगा, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dt की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आप फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा मेरे पास में 4/3 निकल के आएगा, 4/3 जूल। यानी इस पर्टिकुलर सिग्नल के पास में 4/3 जूल एनर्जी है जिससे ये कोई काम करवा सकते हैं। जैसे आपने टेलीफोन मतलब नंबर वगैरह लगाए, तो आपके सिग्नल से जो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास में EM वेव्स के थ्रू सिग्नल जाएगा, तो उसके पास में कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो कि हमारे पास दूसरे सिग्नल जो जा रहा होगा, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे कर पाएगा, तो उसके पास में कहीं ना कहीं हमारे पास में एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो उस कैपेबल होता है कि कोई काम वो करवा सके। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया कि मेरे पास जो एनर्जी आई है 4/3 जूल इसके पास में निकल कर आ रही है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और बढ़ता हूँ मैं, और इसके अंदर में मैं डायरेक्ट शॉर्टकट आप लोगों को समझाऊंगा और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कैसे आप लोग आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसको अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप एडिंग डालेंगे, लिखेंगे नंबर इसके अंदर में। मैंने कहा कि एक सिग्नल है मेरे पास में कुछ इस तरह का, और ये यहाँ से शुरू हुआ है xt, यहाँ से शुरू हुआ है और ये एक्सपोनेंशियली इस तरह से नीचे की तरफ में जा रहा है। ठीक है, और इस सिग्नल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर सिग्नल की वैल्यू मैंने दे दी x दैट बी इक्वल टू e-at। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, e-at और u इसके अंदर में at और नीचे मैंने इसको दे दिया यूनिटरी, यानी कि जो मेरे पास में यूनिट स्टेप फंक्शन है, यानी कि पॉजिटिव साइड में दे रखा है। यहाँ पर मैंने t पॉजिटिव यूज़ किया है, तो ये मेरे पास में पॉजिटिव साइड आएगा, यानी कि जो x एक्सिस है ये पॉजिटिव साइड है और इसकी नेगेटिव साइड है। तो नेगेटिव साइड की तरफ में क्या है, इसकी वैल्यू 0 है, पॉजिटिव साइड के अंदर में इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मेरे पास में यहाँ से शुरुआत होती है। बेसिक ये ऐसे कुछ आ रहा होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास में 0 से मल्टीप्लाई होकर इस पर्टिकुलर एरिया को 0 बना देती है, और केवल सिग्नल हमारा इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, यानी कि पॉजिटिव यूटी के अंदर में ही अवेलेबल होता है, यानी कि इस एरिया के अंदर में ही मेरे पास में ये अवेलेबल रहने वाला है। अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जाओगे तो आप कन्वेंशनल तरीके से इसके अंदर में आपको तरीका मैंने बता दिया था कि एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, पहले xt को फाइंड आउट कर लो, xt आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर आप क्या करोगे, इसका मॉडुलस लेके इसका स्क्वायर कर दोगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीग्रेट क्योंकि मेरे पास में सिग्नल जो है वो 0 से शुरू होकर, पीछे भी हो रहा था लेकिन वहाँ पर 0 वैल्यू थी, 0 से होकर ये मेरे पास में इन्फिनिटी की तरफ में अप्रोच कर रहा है, यानी कि लिमिट आपको 0 से इन्फिनिटी रखनी है इसके अंदर में। जब आप ये पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे, मैं शॉर्टकट आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्त, क्योंकि आप ये अपने खुद भी करके देखना, अगर आप ES का एग्जाम भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल है, ये आपके कंसेप्ट पूछे जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ES के एग्जाम में आप इसके कंसेप्चुअल तरीके से जाएंगे। तरीका मैंने बता दिया कि कैसे आप लोग को करना है। इसके अंदर में एनर्जी को ये फॉर्मूले मैंने बताया, पहले xt, फिर xt का जो मॉडुलस लिया उसका स्क्वायर, फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt आपके पास में जो आएगा, और फिर जो आपकी वैल्यूज निकल के आएंगी उस डायरेक्ट रिजल्ट पर मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे काम का जो यहाँ पर है वो इसका रिजल्ट है। अगर मेरे पास में सिग्नल जो है एक्सपोनेंशियल है, तो इसकी जो एनर्जी निकल के आती है वो निकल के आएगी 1/2a, ये मेरे पास में इसकी एनर्जी निकल के आएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा था, जब हम राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, जो सिग्नल है वो मेरे पास में राइट हैंड साइड सिग्नल है, यानी कि यूटी की वैल्यू मेरे पास में क्या आ रही थी, यहाँ पर यूटी की वैल्यू मेरे पास में पॉजिटिव आ रही थी, तब इस सिग्नल की एनर्जी कितनी थी, 1/2a थी। लेकिन अगर मैं आप लोग को ये बोल दूं कि ये मेरे पास में सिग्नल है, और इसी सिग्नल का 5th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 5th क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को दे दिया कि ये सिग्नल कुछ इस तरह का था कि इसके अंदर में मैं नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की तरफ में जा रहा हूँ, ये कुछ इस तरह का सिग्नल मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया। तो इस सिग्नल को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरे पास में होता है x माइनस टी दैट विल बी इक्वल टू e-at एक्सपोनेंशियल, जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास में नेगेटिव था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, और क्योंकि ये मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसके अंदर में माइनस टी, यू के अंदर में माइनस टी मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो आप जब इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे तो फाइंड करेंगे कि इसका एनर्जी जब निकाला जाएगा तो भी एनर्जी, क्योंकि हमें सिग्नल का इसके अंदर में लिमिट कहाँ से लगेगी, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिमिट -इन्फिनिटी से 0 तक की लगेंगी। आप इसके अंदर पुट करके देखेंगे, जब ये पुट करके देखेंगे तो आपको एनर्जी जो यहाँ पर निकल के आएगी वो निकल के आएगी
ई दैट विल बी इक्वल टू 1/2a। क्वेश्चन बार बार पूछा गया ये कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया गया है, उसकी एनर्जी डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर में पूछ ली गई है। कभी आप लोगों को ये राइट हैंड साइड सिग्नल दे दिया, कभी आप लोग को ये लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है। दोनों ही केस के अंदर में आप इसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर में एडवांस रूप लेके चल रहा हूँ। मान लो मैंने क्या किया, इन दोनों सिग्नल्स को कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन और आया हुआ है जिसके अंदर में ये मेरा इतनी कहानी जो आप लोगों को समझाने की थी वो यहीं तक लाने की थी कि भाई ये मान लो मेरे पास में सिग्नल है और एक साइड में ये कुछ इस तरह का जा रहा है, यहाँ से लेके कुछ इस तरह से जा रहा है ये, और दूसरा सिग्नल इसके अंदर में ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सिग्नल मेरा यहाँ से शुरू होता है और ये कुछ इस तरह से इन्फिनिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी 0 और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ में हमारे पास में सिग्नल जो है मूव कर रहा है। और मुझे ये पूछा गया कि भाई मुझे इसकी एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ए मेरे पास में क्या होता है, ए का हमारे पास में जो मैंने सिग्नल आप लोग को बताया था कि ए का मतलब होता है मेरे पास में जो एम्पलीट्यूड यानी कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म आप लोग को दी गई होगी e की पावर 80 आप लोग को दिया गया था ना, उस a को आपको नीचे उतारना है और एक साइड का सिग्नल है तो 1/2 हो गया। अब देखो एनर्जी क्या होगी मेरे पास में, उसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है उसके स्क्वायर का, यानी कि ये इसके अंडर में जितना भी एरिया आ रहा है ये तो एरिया मेरे पास में उसकी एवरेज वैल्यू देगा और उसका स्क्वायर करके मैं उसका इंटीग्रेशन करता हूँ या स्क्वायर करके उसका एरिया निकालता हूँ, तो वो बेसिकली मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, उसकी एनर्जी को प्रोवाइड करेगी। तो एनर्जी जब आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास में इसकी कैलकुलेशन जो निकल के आने वाली है, जब दोनों टर्म आप यहाँ पर लगा दोगे इसके अंदर में, तो एरिया आपके पास में बनेगा, एरिया तो आपके पास में बन जाएगा भाई ये एरिया की मैं बात करूं, खाली जब एरिया हम उसके सिग्नल की बात कर रहे थे तो एरिया आपका बन जाएगा 1/a प्लस 1/a भाई इस साइड का और इस साइड का, तो ये टोटल आपके पास में बनेगा। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है 2/a। और जब मैं इसके एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी का मतलब क्या होता है कि भाई एनर्जी पहले आप उसके एम्पलीट्यूड या जो सिग्नल है उसका स्क्वायर करेंगे मॉडुलस का और उसके बाद में उसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो डायरेक्ट मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूँ इसके अंदर में, पहला सिग्नल मेरे पास में 1/2a प्लस 1/2a मेरे पास में हो जाएगा और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/a मेरे पास में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, करके देखिए, इसका एलसीएम लेंगे 2a हो गया मेरे पास, 2a डिनोमिनेटर में और ये मेरे पास में 1 + 1 यानी कि 2/2a और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट बचेगा मेरे पास में 1/a। यानी कि आपसे ये पूछ लिया जाए कुछ इस तरह का सिग्नल, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 6 इसको नंबर दूं, तो जब भी आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे दिया जाए यानी कि दोनों साइड में उसके हमारे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिए जाएँ, तो आपका जो अगर एरिया पूछा जाए तो एरिया खाली मेरे पास में 2/a होगा। केवल सिंगल की बात करें, अगर इतने की बात कर रहा हो एक साइड का, तो इसका एरिया 1/a होता है और एनर्जी मेरे पास में 1/2a होती है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगी, उस पर्टिकुलर सिग्नल के पास में कितनी कैपेसिटी है करने की काम, वही तो उसके क्या बताएगी, एनर्जी के बारे में बात करेगी। तो दोनों का आप एडअप कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास में क्या बचेगा, 1/a यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट निकल कर आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखो एक क्वेश्चन में मैं ट्विस्ट डालता हूँ और आपसे एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूँ और इसका रिजल्ट आप लोगों को मेरे को डायरेक्टली बताएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। तो आपको ए की वैल्यू के ऊपर में कंसंट्रेट करना है कि एक्सपोनेंशियल में ए की वैल्यू क्या गिवन है, उसके हमें मैग्नीट्यूड से मतलब उसके साइन से मतलब नहीं है कि वो हमारे पास पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव से सिर्फ हमें ये आइडिया लगता है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिग्नल होगा या फिर मेरे पास में राइट हैंड साइड सिग्नल होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो थोड़ा सा एडवांस रूप में देता हूं, जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर गेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये xt मेरे पास में सिग्नल था जिसकी एनर्जी आपको E गिवन थी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इस पॉइंट को। xt सिग्नल था, उसकी एनर्जी मेरे पास में E थी। अब मुझे ये बताना है कि x जो है इसको मैंने टाइम जो था इसका हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, टाइम इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ, यानी कि 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझसे पूछी गई है कि इसकी एनर्जी मुझे बतानी है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको सोल्व करेंगे। एनर्जी E/4 हो गई है या फिर E/2 हो गई है या फिर मेरे पास में 2E हो गई है या फिर मेरे पास में E हो गई है। चलिए सोल्व कीजिए इसको। तो आप जब सोल्व कर रहे होंगे इसके अंदर में प्रोसेस मेरे पास में वही है कि पहले मैं सिग्नल जो xt था उसको कैलकुलेट करूंगा,
फिर मेरे पास में x2t के लिए जो निकल के आई है उसके थ्रू हम करेंगे इसके अंदर में सोल्व। तो फाइनली जो रिजल्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जब भी आपके पास में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास में टाइम के अंदर में कंप्रेशन या फिर हमारे पास में एक्सपेंशन हो रहा है, तो आप इन सिग्नल्स के अंदर में एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बशर्ते कि ये ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो एनर्जी मेरे पास में रहती है कि जो भी एनर्जी थी हमारे पास में ओरिजिनल सिग्नल के अंदर में, वो हमारे पास में इसे डिवाइड कर देंगे जो इसका एक्सपेंशन या फिर हमारे पास में जो कंप्रेशन फैक्टर रहता है। जैसे यहाँ पर ए था मेरे पास में, तो ए जो भी आएगा उसका मॉडुलस से आप लोग उसको डिवाइड कर दें, क्योंकि एनर्जी जो निकल के आएगी वो कहीं ना कहीं हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू रहती है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं स्क्वायर करके ही तो फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्वायर करके फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी मेरे पास में क्या हो जाएगी, ये आप लोग इसका थंब रूल है, यूज़ करेंगे बार बार क्वेश्चन के अंदर में। इस रिजल्ट को आप लोग याद रख लेंगे कि जब भी आपको एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए तो डायरेक्टली आप उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो पहले स्टेप में बोला कि एक सिग्नल है जिसकी एनर्जी ई है, अगर उसको हमने 1/2t से एक्सपेंशन या जो भी हमारे पास में टाइम फ्रेम उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो बताओ उसकी एनर्जी कितनी बची है। तो कुछ नहीं है, आपको ई जो ओरिजिनल था वो डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास में ए है उससे आप डिवाइड कर देंगे। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में क्या था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो डायरेक्टली इसका क्या करते हैं आप ई, क्योंकि ओरिजिनली मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता तो मैं इसी टर्म में इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ई डिवाइड बाय मेरे पास में क्या हो जाएगा, जो इसका ए था, ए दैट विल बी इक्वल टू 2, तो डिवाइड बाय 2, यानी कि इसका क्या आ गया आंसर, कौन सा सही रहेगा, ई बाई 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। कितने भी क्वेश्चन आप इसके अंदर में कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक्सटी सिग्नल है जिसकी मेरे पास में पावर है ई, ठीक है, ये मान लो मैंने बोल दिया आप लोगों को वाईटी सिग्नल है, वाईटी सिग्नल है जिसकी पावर है मेरे पास में ई, ये गिवन है, और मुझे ये बताओ कि y 1/2t इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपके PSUs के अंदर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं इसके अंदर में। तो कुछ नहीं करना, ई था मेरे पास में, ई रखा, 1/2 से आप लोगों को क्या करना, उसको डिवाइड कर देना, यानी कि 1/2 उसका मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब उसके आपको पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2e मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ऐसे कितने भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक सिग्नल है xt जिसकी एनर्जी मेरे पास में है 40 जूल है, ठीक है, और मुझे बताना है आप लोगों को कि x10t इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके बताओगे आप, और इसका आंसर मुझे कहाँ दोगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर में इसका आंसर मेरे को आप लोग ज़रूर देंगे, अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो। और आपको नेक्स्ट लेक्चर अगर चाहिए तो इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे इसके अंदर में। ठीक है, तभी मैं मानूंगा कि हाँ भैया आप लोग किसी PSU के लायक हैं या फिर उसको क्रैक कर सकते हैं। ओके, देखिए मैं आपकी कैपेबिलिटीज़ पर शक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी आपको क्वेश्चन बोले जाते हैं एटलीस्ट उनको करने की कोशिश कर भाई मेरे। नहीं करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, आपका बहुत कुछ चला जाएगा। ठीक है, हम वेल सेटल्ड हैं ऑलरेडी, हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग के भले के लिए हम बोल रहे हैं कि भाई आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को किया करो जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, इतने समझदार हैं, काफ़ी दिनों से ये जो बेरोज़गार का धब्बा आप लोगों के लगा हो ना, इसको हटाने की कोशिश करो। इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर में ये मत मानो कि मेरी ज़िंदगी में आ गया तो ये हट नहीं सकता, हटेगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो भी मेरे पास में एनर्जी सिग्नल होते हैं, एनर्जी सिग्नल क्या होता है, वो मैं एम्पलीट्यूड जो मेरे पास में होता है, जो भी इसके अंदर में टाइम अगर मैं बात करूँ तो टाइम का अगर मैं एक्सपेंशन या रिवर्स कर रहा हूँ, टाइम का कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर में वो एनर्जी का फैक्टर मेरे पास में नीचे आप लोग को डिवाइड कर देना। अब नेक्स्ट मुझे एक तीसरा क्वेश्चन मैं आज के दिन का आपको ये दे रहा हूँ कि मुझे ये बताना है कि अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड को रिवर्सल कर दूँ, कोई भी सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को रिवर्सल कर दूँ, या फिर मैं उसके टाइम को रिवर्सल कर दूँ। ठीक है ना, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, या फिर मैं उसके टाइम को रिवर्सल कर दूँ, या फिर मैं क्या करूँ, टाइम की शिफ्टिंग कर दूँ, टाइम की शिफ्टिंग कर दूं, तो उसकी एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। दिमाग लगाना इसके अंदर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और PSU में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके अंदर में। तो आप दिमाग लगाइए कि अगर मैं एम्पलीट्यूड को रिवर्सल कर दूं, या फिर मैं उसके टाइम को रिवर्सल कर दूं, या फिर मैं टाइम शिफ्टिंग कर दूं, तीनों ही कंसेप्ट जब मैंने सिग्नल सिस्टम शुरू किया था तो यही 3 चीज़ें मैंने आपको समझाई थी कि ये जितने भी थे बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ होती हैं। अगर वो क्लास आपने देखी, क्लास नंबर 1, तो आप इनके आंसर मुझे आराम से कमेंट बॉक्स के अंदर में ज़रूर दे देंगे। ठीक है, हिंट मैं आपको देता हूँ कि जो भी हमारे पास में सिग्नल है XT,
और इसके एक्स टी स्क्वेयर जो भी मेरे पास में निकल के आ रहा है, तो अगर इसके अंदर में सिग्नल का रूप चेंज हो रहा है, सिग्नल का रूप चेंज हो रहा है, जो भी मेरे पास में आया, अगर मैं इसके शिफ्टिंग कर दूंगा या फिर रिवर्सल कर दूंगा, एम्पलीट्यूड जो भी होगा मेरे पास में रिवर्सल कर दिया जाएगा, तब हमारी एनर्जी चेंज होती है, वरना हमारे पास में एनर्जी क्या रहेगी, उसकी सेम रहती है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप जब एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर देंगे तो उसका जो पहले मेरे पास में एम्पलीट्यूड था उसका, और जब उसने रिवर्सल कर दिया तो सिग्नल का जो एनर्जी निकालने का तरीका, उसके अंदर में कोई चेंज आया नहीं आया उसके अंदर में। जब आप टाइम रिवर्सल कर देंगे तब उसके अंदर में कोई चेंज आया नहीं आया, टाइम शिफ्टिंग कर देंगे तो उसके शेप और साइज़ के अंदर में कोई चेंज आया नहीं आया। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ईजिली आप इसके आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आज आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बात करूँगा आप लोगों से पावर सिग्नल और उसकी जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको लेकर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर में जो कुछ ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में बात करूंगा, हार्मोनिक्स को लेकर मैं बात करूंगा आप लोगों से, आरएमएस वैल्यूज़ को भी लेकर बात करूंगा, एवरेज की तो आज मैंने आप लोगों से बात कर ली है। और जो भी हमारे पास में टाइप ऑफ सिग्नल्स होते हैं, जैसे यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया, इम्पल्स हो गया, मेरे पास में डेल्टा फंक्शंस हो गया, इनको लेकर बात करेंगे जो कि बार बार आप लोग के यूज़ होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर में सिग्नल एंड सिस्टम का पहला लेक्चर जो है, पहला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर में जैसे टाइप ऑफ सिग्नल्स मेरे पास में होते हैं कि आपका जो डायरेक्ट फंक्शन होते हैं, इम्पल्स फंक्शन होते हैं, जो मेरे पास में सिंक फंक्शन होते हैं या यूनिट स्टेप फंक्शन होते हैं, उनको कैसे हमें यूज़ करना होता है और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और सिग्नल फंक्शन क्या होता है जो कि बिल्कुल एक नींव आप यहाँ पर यूज़ करके चलेंगे उसके अंदर में, ठीक है। तो उनके ऊपर में देखेंगे रैंप सिग्नल हो गया, स्क्वायर सिग्नल हो गया, ट्रेंगुलर वेव हो गई, सैम्पलिंग सिग्नल हो गया, सॉटूथ वेव हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में हम वाइंड अप कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। 3 क्वेश्चन आपको आज दिए हैं, तीनों का आंसर मिलेगा तभी आपका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। और बाकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को भाई नीचे जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप जब उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक मैसेज और मिलेगा जो डिफरेंट ब्रांचेज के लिए होगा कि इसी ब्रांच के लिए ये बंदे ज्वाइन करें, इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पर ही ज्वाइन करें और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले यहाँ पर ज्वाइन करें। तो अलग अलग आपको जो भी अकॉर्डिंगली जो भी मैसेज है आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। आंसर मुझे 3 क्वेश्चन का जरूर देंगे आप लोग।